आदर्श शिक्षा समिति के ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दिनांक 8 जुलाई 2021, कक्षा 8वीं, विषय विज्ञान, अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। आज का हमारा बिंदु है सिंचाई। सिंचाई यानी कि पानी देना, किसे? फसलों को पानी देना। फसलों को पानी क्यों देना चाहिए, सिंचाई के साधन क्या हैं, किस समय पर किसान को सिंचाई करनी चाहिए, इन सभी बिंदुओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला है सिंचाई। सिंचाई निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। निश्चित अंतराल पर क्यों देना? रोज प्रतिदिन हम पानी देंगे तो वह पानी कोई काम का नहीं, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जित। सिंचाई निश्चित अंतराल पर खेत में पानी देना सिंचाई कहलाता है। अब सिंचाई की आवश्यकता क्यों है? देखिए भैया बहनों, सिंचाई की आवश्यकता क्यों है, पानी फसल को क्यों देना जरूरी है, तो मैंने इनका उत्तर बिंदुओं के रूप में लिखा है। देखिए, पौधे के वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए, इस बिंदु में मुख्य शब्द है पौधे की वृद्धि और परिवर्धन। वृद्धि यानी बढ़ना, इसका वृद्धि का संबंध लंबाई से है, और परिवर्धन यानी कि इसकी गुणवत्ता में सुधार आना, उसमें पुष्पन होना, बीज आना, ये सब परिवर्धन कहलाएगा। जल के साथ खनिजों एवं उर्वरकों का अवशोषण। अवशोषण यानी कि वह पौधा उर्वरक और खनिज को ग्रहण करेगा, किसके माध्यम से? जल के माध्यम से। इसलिए पौधे को यानी कि फसल को जल देना बहुत ही आवश्यक है, फसल की सिंचाई करना बहुत ही आवश्यक है। तीसरा बिंदु है बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं होता है। अब इस तीसरे बिंदु का संबंध पहले बिंदु से है। देखिए, बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं, यानी कि हम बीज को यानी कि फसल को पानी नहीं देंगे तो वो बीज अंकुरित नहीं होगा। अंकुरित नहीं होगा तो उसकी वृद्धि नहीं होगी और परिवर्धन भी नहीं होगा। इसलिए तीसरे बिंदु का संबंध पहले से है। अब चौथा बिंदु, जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। अब इस चौथे बिंदु का संबंध दूसरे बिंदु से है। देखिए, जल में जो घुले हुए पोषक हैं यानी कि खनिज एवं उर्वरक, इनका संबंध दूसरे बिंदु से, यानी कि जल में जो घुले हुए खनिज हैं, पोषक तत्व हैं और उर्वरक हैं, वह किसके माध्यम से स्थानांतरित होते हैं? जल के माध्यम से पौधे के प्रत्येक भाग तक जाते हैं, पौधे की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचते हैं। इसी कारण से पौधे की अच्छी वृद्धि और परिवर्धन होता है। प्रत्येक बिंदु का एक दूसरे से संबंध है। पांचवा बिंदु है यह पाले एवं गर्म हवा से रक्षा करता है। जल में नमी की मात्रा बहुत अधिक, यानी कि यह क्या करेगा? पाले से, अत्यधिक ठंड से पौधे का बचाव करेगा, और अत्यधिक गर्म हवा से भी पौधे का बचाव करेगा, उसे नमी देगा, इसलिए वह पौधा गर्मी में झुलसेगा नहीं, वह नष्ट नहीं होगा। छठा बिंदु है स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए बहुत ही आवश्यक है। यानी कि ये क्या कह रहे हैं? स्वस्थ फसल चाहिए हमें और उसकी वृद्धि निरंतर चाहिए, तो मिट्टी में क्या होना चाहिए? नमी होनी चाहिए। मिट्टी में क्या चाहिए? नमी चाहिए। इसलिए क्या जरूरी है? सिंचाई की बहुत ही आवश्यकता है, फसल को पानी देना बहुत ही जरूरी है। तो भैया बहनों, सिंचाई किसे कहते हैं और सिंचाई की आवश्यकता क्यों होती है, ये मैंने आपको बताया। अगला बिंदु है सिंचाई का समय, यानी कि उसे किस समय पानी देना चाहिए, कितने अंतराल पर देना चाहिए, ये सब बातें इसमें आएंगी। अब इसमें लिखा है सिंचाई का समय फसलों, मिट्टी एवं ऋतु में भिन्न होता है। यानी कि प्रत्येक फसल के लिए फसल की प्रकृति पर निर्भर करता है कि उसे पानी कब कब देना चाहिए और कितना पानी देना चाहिए। मैं आपको उदाहरण के रूप में समझाता हूँ। 3 प्रकार की ऋतुएँ होती हैं। देखिए, कितनी ऋतुएँ हैं? 3। वर्षा ऋतु, शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। वर्षा ऋतु में बारिश होती रहती है, इसलिए फसलों को बहुत ही कम, कृत्रिम रूप से बहुत ही कम पानी देना पड़ेगा। शीत ऋतु की फसल पूर्ण रूप से कृत्रिम सिंचाई पर निर्भर है। क्यों? क्योंकि इस समय वर्षा की मात्रा ना के बराबर होती है और फसलों को अंकुरण के लिए, वृद्धि के लिए और अपना उत्पादन देने के लिए बहुत ही आवश्यक है सिंचाई। और अगला है बिंदु मिट्टी। मिट्टी यानी कि कुछ मिट्टियों के अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे चिकनी मिट्टी होती है, लाल दोमट मिट्टी होती है,
कहीं पर रेतीली मिट्टी होती है। तो मिट्टी की प्रकृति के आधार पर फसलों को अलग अलग मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। चिकनी मिट्टी होती है, काली मिट्टी होती है, उसके अंदर अत्यधिक नमी की सोखने की पानी रखने की रोकने की क्षमता होती है, इसलिए वह उससे पानी की बहुत ही कम आवश्यकता होती है। और जो लाल मिट्टी होती है, दोमट मिट्टी होती है, उससे थोड़ी कम आवश्यकता, उससे थोड़ी अधिक आवश्यकता होती है। और रेतीली मिट्टी होती है, उससे बार बार पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसके कण थोड़े दूर दूर होते हैं और उसमें से पानी तुरंत वाष्पित हो जाता है। अगला बिंदु आता है सिंचाई के स्रोत। सिंचाई के स्रोत यानी कि सिंचाई के लिए हमें पानी कहाँ से मिलेगा। सिंचाई के लिए हमें पानी कुएँ, नलकूप, तालाब, झील, नदियाँ, बांध एवं नहर इत्यादि से हमें पानी मिलेगा। अब ये इन स्रोतों से, इनका जो मूल स्रोत है वह है वर्षा, क्योंकि वर्षा से ही इन सभी स्रोतों में पानी आता है। सबसे पहला दिया है कुआं। कुआं जो कि बहुत चौड़ा होता है, उसमें पानी अधिक मात्रा में एकत्रित रहता है। नलकूप, इसका आकार और साइज भिन्न भिन्न होती हैं। तालाब एक बड़ा खड्डा होता है। झील और तालाब में बहुत कम अंतर होता है। नदियाँ आप सभी ने देखी होगी, हमारे आसपास नदियाँ भी बहती भी हैं। और बांध, बांध जो प्राकृतिक बहाव होता है, जहाँ पर पानी को अधिक रोक कर रखने की क्षमता कृत्रिम रूप से विकसित कर सकते हैं, वहाँ पर बांध के प्राकृतिक बहाव में रोड़ा अटकाकर यानी कि पाल बनाकर बांध बनाए जाते हैं और इन बांधों से नहरें निकाली जाती हैं। इस प्रकार से ये सिंचाई के स्रोत हैं। सिंचाई के तरीके। सिंचाई के दो तरीके हैं, पारंपरिक तरीके और आधुनिक तरीके। पारंपरिक तरीके यानी कि पुराने समय में किस प्रकार से सिंचाई की जाती थी। चूँकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और बहुत ही प्राचीन समय से खेती की जा रही है, तो पुराने समय में भी सिंचाई की जाती होगी। तो उस समय के तरीके क्या थे। आधुनिक तरीके यानी वर्तमान समय में खेती में सिंचाई किस प्रकार से की जाती है, ये दो प्रकार हम आज समझेंगे। देखिए, सिंचाई के पारंपरिक तरीके। सिंचाई के पारंपरिक तरीकों के नाम हैं मोट, जिसे घिरनी का रूप भी कहा जा सकता है, चेन पंप, ढेकली, रहट, यह तुलक का रूप है। भैया बहनों, मैंने कहा था कि आप जब भी पढ़ने बैठें अपने पास में पुस्तक जरूर रखें, इसलिए देखिए पहला है मोट, घिरनी, यानी कि आप देखिए पुस्तक में पेज नंबर 8 पर 4.1 का चित्र क्रमांक ए, यह मोट का रूप है। देखिए यह कुआं है, यहाँ पर घिरनी लगी है। घिरनी यानी कि गोल एक लोहे का पहिए के रूप में लगा हुआ है और यह एक लकड़ी से जुड़ा है और इस लोहे की घिरनी में एक छेद है जो कि जिससे कि वह घूमता है और यहाँ पर ऊपर रस्सी लगी है। यह रस्सी किसी माध्यम से खींची जाती है और अंदर छोड़ी जाती है। जब अंदर छोड़ी जाती है तब यह पानी का जो पात्र है अंदर नीचे की ओर जाता है और जब इसे बाहर खींचा जाता है तब यह भरकर ऊपर आता है और फिर किसान बंधु इसे बाहर की ओर खींचकर पानी नाली में डाल देते थे। दूसरा है चेन पंप। देखिए आपके सामने यह पास में कुआं है और इस प्रकार से एक चेन लगी हुई है, जैसे कि साइकिल में चेन होती है वह चलती रहती हैं, तो उस चेन के चारों ओर कुछ डिब्बे लगे होते हैं और यह किसी माध्यम से इस चेन को चलाया जाता है और यह चेन जैसे जैसे चलती है तो ये डिब्बे भरकर बाहर आते रहते हैं और यहाँ पर इस नाली में खाली होते हैं और खाली होने के बाद तुरंत वापस नीचे जाते हैं और वापस पानी में भरकर ऊपर की ओर आते हैं। तीसरा बिंदु है ठेकली। अब ठेकली देखिए यह किस प्रकार से होती है। देखिए इसमें किसान बंधु क्या कर रहा है, एक वजन रखा है उसने, एक बड़ा लकड़ी का बड़ी लकड़ी रखी है जिस पर सहारा देकर उसे खड़ा किया गया है और एक और वजन रखा गया है, इसे पत्थर से बांध कर रखा गया है और यहाँ पर एक रस्सी इस पानी के पात्र में रस्सी बंधी है जिससे कि वह पत्थर के वजन से ऊपर की ओर खींचा जाता है और किसान बंधु उससे पानी निकाल लेता है। और चौथा बिंदु है रहट। रहट में यहाँ पर देखिए एक बैल बंधा है लकड़े से और यह लकड़ा भूमि में गाड़ा हुआ है और बैल इस प्रकार से चारों ओर उस लकड़े के घूमता है और यह
बैल्स की बंधी हुई लकड़ी इस चेन पंप से लगी होती हैं। जैसे जैसे बैल घूमता है यह चेन पंप भी चलता रहता है और पानी बाहर आता रहता है और यह पात्र खाली होकर वापस अंदर जाते रहते हैं। यह चारों तरीके प्राचीन तरीकों में गिने जाते हैं। अब आता है आधुनिक सिंचाई के आधुनिक तरीके। तो सिंचाई के आधुनिक तरीके दो प्रकार से हैं, छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र। भैया बहनों देखिए, मैंने आप सभी के सामने दो चित्र बनाए हैं। पहला है छिड़काव तंत्र का। यह कुआं है जैसा कि प्राचीन समय में होता था, इसकी बजाय आजकल नलकूप होता है जिसे हम बोरिंग कहते हैं। यह जो मुख्य पाइप है यह इस मोटर से लगा हुआ होता है। यहाँ से पानी मोटर के द्वारा खींचा जाता है और इस मुख्य पाइपलाइन में होते हुए खेतों तक पहुँचाया जाता है। खेतों तक पहुँचाया जाता है, देखिए किस प्रकार से यहाँ से पानी आता है। देखिए यहाँ से पानी आता है और यहाँ पर पाइप लगे होते हैं और इन पाइपों को इन फव्वारों से जोड़ा जाता है और इन फव्वारों के ऊपर नोजल लगे होते हैं जो कि पानी के दबाव से जैसे ही मोटर चालू की जाती है और पानी इन पाइपों में भरता है तो पानी के दबाव से यह फव्वारे ये नोजल चलने लगते हैं और पानी का छिड़काव वर्षा की तरह होता रहता है। इस प्रकार से इस विधि में, छिड़काव तंत्र की विधि में पानी की 50% तक की बचत होती है और यह पानी वर्षा के रूप में गिरता है, इसलिए फसलों के लिए बहुत ही लाभदायक है। समान मात्रा में प्रत्येक फसल के प्रत्येक पौधे को पानी समान मात्रा में मिलता है। दूसरा है ड्रिप तंत्र। यह भी एक विकसित तंत्र है। आज के समय में विकसित तकनीकी रूप में खेती की जाती है। देखिए यह कुआं है, मोटर से लगा हुआ मुख्य पाइप है। इस मुख्य पाइप से होते हुए पानी खेत में लगी इन ड्रिप में यानी कि सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचता है। यह पतली नलियां होती हैं जिनमें पानी प्रवाहित होता है। पूरे खेत में एक साथ पानी प्रवाहित होता है। देखिए यह पौधे लगे हैं और यह पौधों की जड़ों में नली रखी है जिनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों के द्वारा पौधे की सीधी जड़ों में पानी पहुंच जाता है। इस प्रकार से आपने देखा कि ये सिंचाई की आधुनिक तरीके मैंने दो बताए, छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र। इनके द्वारा पानी की बहुत अधिक मात्रा में बचत की जाती है। इसमें 50% तक की बचत होती है। इसमें 70 से 90% तक पानी की बचत होती है। भैया बहनों आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप कमेंट बॉक्स में जाएं और अपना और अपने विद्यालय का नाम आवश्यक रूप से लिखें। जय हिंद।